अब कंप्यूटर ही पूरा गाना बना देता है। परिवर्तन दुनिया का एक उसूल है। बेला बहार इज अ मिक्सचर ऑफ वायोलिन एंड सारंगी। जी जी। तो मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे को ये करते करते 35 साल हो गए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। बेला बहार कितने इंस्ट्रूमेंट्स, अभी सिर्फ आपकी फैमिली ही इसको अभी यूज कर रही है? नहीं नहीं नहीं, कि अब हमारा तो शुरू से यही इरादा है कि ये जो प्रसाद पिताजी को मिला है, मुझे मिला है, ये और भी लोगों तक पहुँचे। मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा अगर तू मेरा बेटा है, तू ये बेला बहार बजा के दिखा, मैं तेरे साथ में हूँ। मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा तो 2 साल में मैंने एक कॉन्सर्ट बजाया। क्लासिकल संगीत आपके हिसाब से दोबारा रिवाइव हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। आपका स्वागत है डीप रूट टॉक्स पे। शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी एंड आपका स्वागत है जी। थैंक यू। अब जैसे हम आज के दौर की बात करें जी फास्ट बेस्ड म्यूज़िक काफ़ी चलता है जी बंदिशें ही, वो तो शुरू से चलती आ रही, पर अब बंदिशों का स्टाइल भी चेंज हो गया है। जी अब कंप्यूटर ही पूरा गाना बना देता है। जी जी। तो आपको कहीं ना कहीं महसूस नहीं होता कि संगीत का स्तर इससे गिर रहा है? ये कई बार महसूस होता है, और या फिर ये सही है जो चल रहा है? देखिए, पुराना ज़माना वो भी अच्छा था, प्रेजेंट है वो भी अच्छा था, और जो फ्यूचर में आएगा वो भी अच्छा था। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि परिवर्तन एक दुनिया का एक उसूल है। तो हमें हर चीज़ का अच्छे से स्वागत करना चाहिए, और उसकी जो जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा, ऐसे कोई आपको कहीं फ्लायर के लिए फ़ोटो देना है, और सपोज़ आपका जो पसंदीदा फ़ोटो है वो थोड़ा ब्लर है या कुछ है, तो वो एआई का यूज़ करके आप उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल। तो आप मतलब टेक्नोलॉजी के समर्थन में ही है, अगर टेक्नोलॉजी भी जी, आती है? समर्थन में हूँ, बिल्कुल भी। पर अगर मैं थोड़ा भी अगेंस्ट अगर हूँ तो यही बात है कि उससे लोगों की रोज़ी रोटी नहीं जानी चाहिए। पर जैसे आप प्ले कर सकते हैं जब आप लाइव प्ले करेंगे, या वो कंप्यूटर तो कभी नहीं कर पाएगा, या कर पाएगा? वो भी कर सकता है आपके हिसाब से आज की डेट में? अब ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर ऐसा दावा कर दूं और फ्यूचर में अगर हो गया तो कोई। अभी हम जब इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जब हम बेला बहार की ही बात जी करते हैं, अब बेला बहार इज अ मिक्सचर ऑफ वायोलिन एंड सारंगी। और एक और चीज़ जो आपने मुझे बताई थी अभी ऑफ कैमरा जब बात की, कि इट इज़ ऑल्सो लिरिकल। जी अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जो और मैं चाहता हूँ कि आप समझाएं सबको, क्योंकि वायोलिन और सारंगी तो लोग समझ जाते हैं, पर लिरिकल कैसे जी जी। ये हो सकता है? हाँ, ये बेला बार के लिए एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। जैसे मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं, सितार है, सरोद है, फ्लूट है, सारंगी है, उसमें थोड़ा सा सॉन्ग बजाने में थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है। तो वो जो भी म्यूजिशियन वो क्या करते हैं, वो सॉन्ग को अपने हिसाब से बजाते हैं, कि जैसे कुछ लाइन में वो उनको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो उसको कुछ अलग हिसाब से उसको प्रेजेंट कर देते हैं। पर बेला भार की जो जो टेक्निक है, सारंगी में 3 उंगलियां मिलती है, तो एक ही उंगली को थोड़ा सा वो मतलब शिफ्ट करना पड़ता है। पर यह बेला भार में ये 4th फिंगर भी मिल गई, तो उससे जो छोटी छोटी मुर्कियाँ होती है, जिसको ग्रेस नोट बोलते हैं, वो भी मिल जाती है। फिर इसके अलावा जो ताल के फ्रेजेज है वो भी बच जाते हैं। और ये बो का जो कंट्रोल है वो ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ना कि ऐसे सारंगी में इस तरह से चलाते तो थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे हमको ये रिस्ट का मूवमेंट मिल जाता है। हालांकि हम जो वेस्ट में जो वायलिन बजाते हैं, उनका जो उसको बोलते हैं स्टेकाटो, जैसे टक 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 ऐसा बजाते, वैसी तो हमारी मतलब वो प्रैक्टिस नहीं होती है। पर काफ़ी बो का काम, मतलब शब्द की कटिंग कैसे होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल बताता हूँ मैं, जो इंस्ट्रूमेंट वो है, टा 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 डा डा डा। अभी इसी को बेला बहार पे बजाएंगे तो धा रा 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 रा, तो वो लिरिक्स से एकदम मैच होगा, और उसका टेम्पो भी एकदम से मैच होगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा 100% वो रफ़ी साहब से मैच हो जाएगा, ये तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि
रफ़ी साहब, किशोर जी, लता मंगेशकर जी, ये हमारे आइडल हैं। और गुरु से कोई उनका जो फॉलोअर्स है वो कभी आगे नहीं हो सकता, पर एक अलग हिसाब से हम एक वैरायटी उसमें दे सकते हैं, मतलब एक और फूल हमारी तरफ से उस गुलदस्ते में डाल सकते हैं। ये आपने बहुत सही फ्रेज दिया कि एक गुलदस्ते में एक और फूल ऐड हुआ। पर हर एक कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपके पिताजी पंडित जी ने ये क्या विचार आया था कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए? मैं उनको उन्होंने कोई ऐसी दिक्कत फेस की थी प्ले करने में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के? अगर ये दोनों, क्या थॉट था मतलब उस समय? उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार लोग पूछते हैं कि ये बेला बहार क्यों? ऑलरेडी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सारंगी गज के साथ जो बो से बजाए जाते हैं, सारंगी, इसराज, दिलरुबा, फिर एक वो रावण जी ने बनाया था, जो डेमन राक्षस थे ना रावण जी, वो पंडित भी थे। तो जो बो इंस्ट्रूमेंट का जो ओरिजिन है वो रावण जी से आता है। वो महादेव जी की भक्ति किया करते थे। हाँ जी। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने बो एरो से, कुछ धार कर रहे थे, तो उनको कुछ ऐसा कुछ साउंड सुनाई दिया, तो उससे वो इंस्पायर हुए और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, रावण हत्था, जो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। और आजकल आप राजस्थान में भी देख सकते हैं, कुछ बेगर्स भी ट्रेन में बजाते हैं उसको। जी 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 जी। मतलब वो इतना नहीं बजता, मतलब लिमिटेड ही, वो जो फिल्म सॉन्ग वो बजा लेते हैं, कुछ फोक बजा लेते हैं, क्लासिकल तो मुश्किल है उसमें। तो वो रावण जी ने इन्वेंट किया और फिर जैसे जैसे प्रोग्रेशन हुए तो ग्रेजुअली फिर वो सारंगी के फॉर्म में आया, मतलब छोटे से बड़ा हुआ, बड़ा से बड़ा हुआ और सारंगी बन गया। फिर बाद में सारंगी एक डेवलप फॉर्म आ गया जिसमें क्लासिकल बड़ी खूबसूरती से बजाया जाता है। और फिर ये वेस्ट में जाके वायलिन बना, ये पर ये अच्छा, ये यहाँ से ओरिजिन यहाँ से, हाँ। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ के जो मैंगोज है वो अच्छे अच्छे मैंगोज एक्सपोर्ट हो जाते हैं अमेरिका में। हाँ। तो उसी तरीके से यहाँ से वो वेस्ट में चला गया। हाँ, एक और एग्जांपल है कि ये बेला बहार क्यों बनाया गया। अब सबसे पहले जब ट्रैवलिंग के कोई साधन नहीं थे तो हम लोग क्या यूज़ करते थे एंशियंट टाइम में? बुलक कार्ट्स हो गए, या जो एनिमल, हाथी पे या घोड़े पे, हाँ जी, या गाय पे या कुछ भी ऐसा थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, मैं तो साइंटिस्ट लोगों का बहुत कृतज्ञ हूँ, साइंटिस्ट लोगों का बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जो हम आज बड़ी आसानी से यूज़ करते हैं। मोबाइल अभी भी हम ये जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितने लाखों लोगों तक पहुंचेगी। हाँ हाँ जी। तो ये जो भी हैं, ये अपने एडिसन हैं, आइंस्टाइन हैं और जगदीश चंद्र बोस, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो पहले ये सब साधन थे, फिर धीरे धीरे ऑटो रिक्शा बनी, फिर कार बनी, कार के बाद फिर ट्रेन बनी। अब ट्रेन के बाद क्या बना? फ्लाइट। अब जब वो ये प्लेन की बात चल रही थी, वो लोग वो एक्सपेरिमेंट कर रहे तो दुनिया उन्हें पागल समझ रही थी कि भाई ये कैसे हो सकता है ऐसा, पर उन्होंने करके दिखाया और आज 1 घंटे में मुंबई से दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो वही काम ये बेला बहार ने किया है। अब मैंने इसमें सारंगी को मास्टर करके स्टेज पे बजाना 15 साल में होता है। मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा तो 2 साल में मैंने एक कॉन्सर्ट बजाया। हालांकि मैंने उसमें बहुत जी तोड़ मेहनत की। अच्छा बुरा क्या बजाया वो तो ऑडियंस वो उसकी जज है, पर मैंने वो कॉन्सर्ट बजा दिया था, क्योंकि इसमें जो टेक्निक है ना, वो बहुत आर्टिस्ट को एक फिजिबिलिटी देती है। जैसे आपने बताया कि फिजिबिलिटी आर्टिस्ट को मिलती है, वेयर एज अभी जितने भी यंग जनरेशन होती है जी, उनका सबसे पहला रुझाव जाता है किसकी तरफ? गिटार की तरफ। गिटार और तबला। और अच्छा, तबला ऑल्सो मेरा भी गया था। अच्छा जैसे आप तो एक लेगेसी से थे जी, तो लेगेसी में तबला इंट्रोड्यूस या इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स जल्दी इंट्रोड्यूस होते हैं, बट मेजॉरिटी लोग टीवी पे देख के या फिर किसी को देख के वो तबले की जगह लोग ड्रम्स बजाना चाहेंगे जी।
बट कहा जाता है कि जो इंडियन क्लासिकल है वही बेस है, वहीं से सब कुछ बना है। जी, जैसे अभी बिल्कुल। आपने बताया था, मुझे नहीं पता था कि वायोलिन वहाँ से रावणता और ये सब जी, जी, जी। चीज़ों से बना। तो वो पहला हमारा इंक्लिनेशन उसी तरफ क्यों जाता है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ क्यों नहीं जाता? मतलब कोई भी जब यंग जनरेशन में जो लेगेसी से नहीं है, जो म्यूजिकल लेगेसी, क्योंकि जो म्यूजिकल लेगेसी उन्होंने बचपन से देखा और उनको पता है उसकी क्या वैल्यू है, वो क्या रीज़न है आपको लगता है कि वो ध्यान नहीं जाता, और उसके लिए करना क्या चाहिए? रीज़न यही है कि लोगों को सब चीज़ें इंस्टेंटली चाहिए कि आज ही हासिल कर लो और आज ही बजा लो। तो वो ऑल्टरनेटिव पे जाते हैं कि जो थोड़ा सा कम मुश्किल हो और आसानी से आ जाए और सस्ता भी मिल जाए। अच्छा, ये प्राइस का भी होता है कि इजीली अवेलेबल है, हर हाँ, जगह हाँ, है, और अगर कोई गिटार लेने जाएगा तो हाँ। एक सर्टेन ब्रैकेट में आ और जाएगा। उनकी मेंटेलिटी ये होती है, जब भी कोई सीखने वाला मुझे मिलता है तो बोले कितने दिन में सीखेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि भैया मुझे ये करते करते 35 साल हो गए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और अभी भी मुझसे सुर लगानी है। और ये एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ये चीज़ कोई आर्टिस्ट कहेगा नहीं, ये ऑनेस्टली वाली बात है कि गज़ के जितने भी साज है वो कभी परफेक्ट सुर में नहीं बजते। वो हमारे बजाने से आपको अच्छा लग सकते हैं, आपका मनोरंजन कर सकते हैं, पर एक जो वो एक्यूरेट नहीं होता। डिवाइन ट्यूनिंग जो एक, हाँ। उस एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आपके एक हाथ में सुई है और इस हाथ में सुई है, अब उसको आपको ऐसे करके उनको टिक करना है, वो हो पाएगा? सुई इधर भी सुई, इधर भी सुई। हम्म। तो वो ये बेलाबार की सुर की जगह है। ओ। और उसमें फिर हम लोग ताने भी बजाते हैं, ताल की चीज़ें भी बजाते हैं। तो वो अब फिंगर का जो साइज़ है, ये मतलब ये जो पोर्शन है, ये कितने मिलीमीटर्स होगा आपके हिसाब से? आई थिंक 4 मिलीमीटर या 4 या 5 या हाँ जी। कुछ वो होगा, हाँ। या 1 सेंटीमीटर होगा। और सुर की जगह है सिर्फ एक सुई की नोक। हम्म। अब उस सुई की नोक के ऊपर हमें उंगली रखनी है और फिर वो सुर निकालना है। और उसके बाद में ये आता है कि अगर हमने बहुत ज़ोर से बजा दिया तो सुर चढ़ा हुआ सुनाई देगा, हाँ। और अगर थोड़ा सा सॉफ्ट बजा दिया तो वो नीचे सुनाई देगा, उसका सुर लोअर चले जाएगा। तो वो जो एक क्या बोलते हैं, एक शब्द है ना, इक्विलिब्रियम, हाँ जी। वो इक्विलिब्रियम तक आने में मतलब ज़िंदगी बीत जाती है और फिर ओल्ड एज हो जाती है। फिर हम लोग को लगता है कि यार एक ज़िंदगी बहुत कम है। ये बेला बहार कितने इंस्ट्रूमेंट्स अभी सिर्फ आपकी फैमिली ही इसको अभी यूज़ कर रही है? नहीं नहीं नहीं, कि अब हमारा तो शुरू से यही इरादा है कि ये जो प्रसाद पिताजी को मिला है, मुझे मिला है, ये और भी लोगों तक पहुँचे, मतलब इसका साउंड भी पहुँचे और ये इंस्ट्रूमेंट भी पहुँचे। और इस इंस्ट्रूमेंट को पहुँचाने के लिए मेरे ख्याल से 100 साल के ऊपर कंट्रीब्यूशन है। अगर आप गिने ना, तो जैसे मेरे पिताजी की एज अभी 73 है, तो आप गिन लीजिए कि 50 साल उन्होंने इसमें दिए। फिर मेरी माता जी ने भी ऑलमोस्ट 40-45 साल उनको मदद करने में लगाए। फिर मेरे बड़े भाई साहब है देवानंद गंधर्व जी, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, तो उनके 20 साल, वो मेरे भी 30-35 साल। तो ये सब आप काउंट करके देखिए कि इसमें चार चार जिंदगियों का कंट्रीब्यूशन है, सेक्रीफाइस है। आपको ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं जी, बेला बहार को प्ले करते हुए। ऑलमोस्ट। हाँ जी। तो आपको कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मैं कोई और इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता, या यूवर पहले दिन से आप कन्विंस थे, क्योंकि आपने तबला वादक भी आप जी जी। रहे हैं, आप तबला भी पूरे एक्सपर्टीज के साथ यू कैन प्ले, तो कभी माइंड में नहीं आया कि मैं या अकेले ही सारंगी या सितार या इवन कोई मॉडर्न इक्विपमेंट जी अगर जी। कोई ऐसे हो तो वो प्ले कभी आया आपके वैसे माइंड? पर कोई भी बच्चा हो, छोटा बच्चा, उसका ध्यान तबले पे ही जाएगा। अगर 50 इंस्ट्रूमेंट पर, वो तबले पे डब 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 करेगा। तो मैं भी ऐसे करने लगा। तो 17 साल में फिर मैंने जो इंटर कॉलेज जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे आविष्कार है, मेरा जो कॉलेज था मलाड में, नागिन दास खंडवाला, उसमें मैंने इंटर कॉलेज बहुत सारे फेस्टिवल, वहाँ से मैंने दालमिया उत्सव है, फिर
तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स में मैंने वो प्राइजेस जीते। जब डैडी बेला बहार बजाते थे तो मेरे मन में यही ख्वाहिश थी, मुझे म्यूज़िक ज़रूर अच्छा लगता था, जो सुर है वो हमेशा कानों में वो पड़ता था। तो और मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये मेरे पिताजी को ये वरदान मिला है, ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने अपने आत्मसम्मान को साइड में रख दिया और जो मुझे मिलता था, कोई पॉलिटिशियन, कोई कॉरपोरेट बंदा, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस या कोई सो एंड सो कोई भी मुझे मिला, तो मैं उनको, डैडी की मैंने सीडी बना के रखी थी, जो मेरी तबले से इनकम होती थी। तो डैडी की सीडी बनाता था, उनके ब्रोशर बनाता था। तो वो मैंने बहुत लोगों को ऐसे ही, मतलब मेरी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा उसी में जाता था। और कई जगह लोग मतलब भगा देते थे कि जाओ, गेट आउट, हमारे पास टाइम नहीं है। किसी को फ़ोन करो तो अरे अगले हफ्ते फ़ोन करना, अगले हफ्ते। ऐसे ऐसे कर करके 10-10 साल हो जाते थे। 10-10 साल? हाँ। और अनफॉर्चुनेटली इस बेला बहार को किसी ने एंटरटेन नहीं किया। क्या रीज़न था उनको? क्योंकि जैसे सुनने में बहुत नहीं, बढ़िया मैं उनको भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जब अभी मेरे साथ में भी जो हो रहा है, अभी मेरे पास भी मरने की फुर्सत नहीं है, ऐसा वो शेड्यूल बन गया है। तो वो जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, वो उनको भी कुछ टाइम का वो कांस्टेंट होगा। तो जो भी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो होता है वो ईश्वर करता है तो अच्छा ही होता है। तो वो नहीं हो पाया। पॉलिटिशियन से भी मिला कि भाई इसका कुछ मैन्युफैक्चर का आप हमें थोड़ा स्पॉन्सर करें, और स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग कुछ क्लासेस, तो वो नहीं हो पाया। और फिर कुछ एक हमारे फैमिली के बंदे थे, उन्होंने एक बार मैंने एक पिताजी से क्वेश्चन किया कि पापा, ये आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे आ गए हैं, तो ये बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर ये इतने बड़े बड़े तानपुरे क्यों रखते हैं? एक एंथुजियाज्म के उसमें मैंने सवाल पूछा डैडी से। तो डैडी के पहले वो साहब मुझे बोले कि अगर तू सुर में अगर समझता तो तू तबला नहीं बजाता। तो मैं इतना मैच्योर नहीं था कि इस चीज़ को मैं समझ पाऊँ, पर मेरी जो माता जी थी वो इससे बहुत अपसेट हो गई, और उनको मतलब जैसे पूरे शरीर में जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। तो फिर उनके जाने के बाद मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा, अगर तू मेरा बेटा है, तू ये बेला बहार बजा के दिखा, मैं तेरे साथ में हूँ। तो उस दौरान क्या हुआ, सब जगह से वो नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलते थे, और लोग बोलते थे कि इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो आप क्यों नहीं बजाते, आपके फैमिली के लोग, आपके भाई, आपकी सिस्टर क्यों नहीं बजाते। तो ये हैमरिंग होती रहती थी। और जो भी शुभचिंतक भी होते थे, मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक मेरी मुंह बोली सिस्टर है, अभी उनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला। वो मेरे पिताजी की बहुत फ़ैन थी, पिताजी ने उनके साथ बहुत काम किया। उनका नाम है फालू शाह। एक्चुअली नाम है फाल्गुनी शाह, पर वो उनके साथ में प्रैक्टिस किया करता था बहुत। तो वो बोलती थी कि नवीन, तू तबला बहुत अच्छा बजाता है, पर ये अंकल का, बाबूलाल अंकल का जो ये इन्वेंशन है, ये कौन चलाएगा। तो मैंने सोचा उस बारे में, और मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैं इसको हाथ में लेता था मतलब नहीं होता था, क्योंकि तबला प्लेयर की एक मेंटेलिटी अलग होती है। और क्या फ़र्क होता है? हाँ, एक तबला वादक और तबले से मैं अट्रैक्ट इसीलिए हुआ था कि डैडी के साथ जब मैं कॉन्सर्ट में जाता था, तो जैसे ही तबला प्लेयर का टर्न आता है, उसने जैसे ही ख़त्म किया तो ऐसी वो अपलॉड मिलता है तालियों का, तो वो बहुत अप्रिशिएशन मिलता है उनको। तो वो चीज़ से थोड़ा सा मैं बहुत अट्रैक्ट हो गया था, तो इस वजह से मैं तबले के अंदर चला गया। वो जो अटेंशन मिलती है हाँ, प्ले करके, और जो बेस आई हाँ, थिंक तबले और का ही एक बनता है। वो जो स्टार एक क्वालिटी है, जो उस्ताद जाकिर हुसैन जी बजाते हैं तो क्या माहौल बनता हाँ है, जी। तारिक खान साहब जी। तो वही सब लेके बैठा था मैं कि यही करूँगा मैं तो चीज़। वो पर ग्लैमर वाला क्वेश्चन उसमें थोड़ा ज़्यादा हाँ, हाँ, आ जाता
तो फिर तो ये जो फालू शाह ने और भी बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे अभी याद नहीं आएंगे, तो ऐसे लोगों ने, शुभ चिंतकों ने कहा। वो एक मेरे मामा जी हैं, वो थोड़े दिन पहले वो उनका स्वर्गवास हो गया, शंकर लाल गंधर्व जी। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि बेटा तो तबले में तो तेरा जवाब ही नहीं है, पर तू ये इस पे ध्यान दे, ये तो अगर बजाएगा तो इसमें तू एक ही होगा, और तबले में तो लाखों प्लेयर से और तेरा नंबर कहीं बीच में भी आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, तू इसमें नंबर 1 हो सकता है। मैंने कहा, तो मैं इसमें तिहाइयाँ बजाता था, जैसे धाती धागी धिना गेने धा, धाती धागी धिना गेने धा, धाती धागी धिना गेने धा। तो अब इसमें ये बजा रहा हूँ मैं, सानी दमा मगरे सा धा, सानी दमा मगरे सा सा, सानी दमा मगरे सा सा। तो ऐसे मैं उसमें वाइल्डली बजाता था, क्योंकि वो गुस्सा आया था, तो मम्मी ने बोला था कि बेटा मैं, तो वो एक उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी। और उसके बाद मुझे एहसास होने लगा कि हमारे परिवार को ये ईश्वर ने देन दी है, पूरे ब्रह्मांड में या तो पूरी दुनिया में से मेरे पिताजी को चुना गया है, और उनके बाद में हमको चुना गया है इस फैमिली के मेंबर होने के नाते। तो ये चीज़ हमको मिली है, तो ये तो हमारा सौभाग्य है, तो ये करना चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते वो होता ना, मरा 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 मरा, गलत गलत बजाते बजाते वो न जाने कहीं से वो सुर निकलने लगे। अब मैं वो उस चीज़ को नफ़रत से बजा रहा था, जहाँ से वो सब वो आ रहा था, जो लोगों ने मुझे जो रेस्पॉन्स नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठा रहे, तो वो उसका एक फ्रस्ट्रेशन था, वो मैं इसमें रियाज में निकालता था। और फिर जब सुर निकलने लगे, फिर मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि ये संगीत में इन सब चीज़ों की कोई जगह है ही नहीं। नफ़रत है, भेदभाव है, ऊंची नीचे, काला गोरा। संगीत एक बहुत डिवाइन चीज़ है। ये प्यार बांटने की चीज़ है, लोगों को मिलाने की चीज़ है। अभी जैसे मुबारक भाई हैं, अनादि जी हैं, डॉली ब्राड़ जी हैं, डॉली राज जी हैं, ललित भाई हैं, तो इनके ज़रिए मैं आपसे भी मिला। तो उसका जो मेन ये बेला बहार है ना, तो ये और संगीत है मेन, संगीत की वजह से आप लोगों से मुलाकात हुई, तो ये बॉन्ड करने की चीज़ है। तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये इसमें नफ़रत वाला कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें प्यार वाला बजाना चाहिए और प्यार बांटना चाहिए। तो वो जो कहते हैं जो आपका रेबेल फेस था, वो कितनी देर था ये म्यूजिक लेके, बेला बहार को लेके? ये ऑलमोस्ट 10 साल रहा होगा। 10 साल? ओके। हम्म। एक बहुत यहाँ से ना एक बहुत बड़ी चीज़ बाहर निकल के आती है कि जब आप कुछ अलग करते हो तो सारी दुनिया आपके खिलाफ होती है जी। जब तक वो चीज़ ना हो। अब जब आपने मोदी जी के आगे परफॉर्म किया, और मतलब आप सोचिए इतने बड़े मंच पर, और आप हैं, आपके पिताजी पंडित जी हैं, और मेरे भाई साहब देवानंद गंधर्व जी, आपके मेरे मेंबर्स, मैं नाम लेना चाहूँगा। जी जी प्लीज़। हालांकि क्या होता है कि कभी भी जो मोस्टली हम देखते हैं कि जो मेन आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने जो संगत कलाकार हैं उनको हमेशा दबा के रखते हैं कि वो दिखे ही नहीं। तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसा दिल नहीं दिया, एक बड़ा दिल दिया। तो मेरे भाई साहब देवानंद गंधर्व जी, मतलब मेरे म्यूज़िक में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। वो बजाते हैं तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। वो इस हिसाब से ऐसे कॉर्ड लगाते हैं कि कोई बेसुरा भी हो तो उसको भी सुर में कर दे। और वो अनुराज क्लासिकल बैंड के बैकबोन है, उनके बिना वो बहुत खाली लगेगा। फिर उसके बाद प्रमोद गुड़ेकर करके हैं, ड्रमर हैं हमारे। उन्होंने ऐसी जिसको बोलते हैं ना फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, पर मैं जैसे ही कुछ बनाता हूँ तो वो तुरंत वो पिकअप कर लेते हैं और उसको बजा देते हैं। फिर हमारे तबला प्लेयर है अयूब खान, वो हमारे साथ में जुड़े हैं और बहुत अच्छा नेचर है, और मुझे अपना बड़ा भाई भी समझते हैं और मुझे गुरु भी समझते हैं। और हम लोग ऐसे ही म्यूज़िक की चर्चा करते रहते हैं जब भी फ्री होते हैं।
तो यही बात है कि आपने एक और अच्छा एग्जांपल दे दिया कि जो अच्छा लीडर होता है इन अ वे, या फिर वो समझता है कि टीम के बिना कुछ नहीं है, जी जी वो टीम के बिना गति नहीं है। और जी 2008 से आप जी इकट्ठे ही अनुराज क्लासिकल बैंड बैंड आप चला रहे हैं, उसके बारे में भी मैं ज़रूर बात करूंगा। जी जी पर ये जो मैंने पहले बात की थी कि हाँ सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती जी है, जी और आपको पता होता है कि आप किस राह पर हो, जी जी और डाउट भी, सेल्फ डाउट भी आता डाउट है, डाउट आता है बिल्कुल। क्योंकि सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर जी रहा, जी ये भी आता है। तो उस दौर से ये हर किसी के साथ होता है। होता है ये हाँ कुछ हद तक ये मेरे साथ भी कई चीज़ों में हुआ है हाँ ज़िंदगी में, बट हाँ, मतलब भगवान साथ देता है और आपको वो टिकाए रखता है हम्म चीज़ों में कि निकलते रहो। हम्म तो अब जब आपको वो लाइमलाइट मिली, जी तो वो कैसा बदलाव इस समय लोगों के जो आपके खिलाफ भी बोलते थे, तो आप देखते होंगे कि ये तो बदल ही गए, वक्त बदल गए, जज्बात हाँ बदल गए, हालात बदल गए। देखिए मैंने जब जो पहला कॉन्सर्ट बजाया था बेलावार का, वो सुर सिंगार संसद के लिए बजाया था। जी वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म हुआ करता था पहले। जी 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 उसमें मतलब इंडिया के मतलब पंडित रविशंकर जी, पंडित उस्ताद विलायत खान साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, उस्ताद अल्लाह खान साहब, और जितने भी इंडिया के जो लेजेंड है, पंडित भीमसेन जोशी जी और बहुत सारे, वो सब ने उसमें परफॉर्म किया है। और एक उनका एक वो होता है कल के कलाकार सम्मेलन, जी जिसमें जो युवा आर्टिस्ट होते हैं उनको वो मौका देते हैं, और एक अवार्ड है सुरमणि और तालमणि। तो मुझे वो उन्होंने बेला बार में भी दिए, सुरमणि दिया और तबले में तालमणि दिया। तो जो पहला कॉन्सर्ट हुआ था ना, तो मैं बड़ा नर्वस था उसमें। और एक दिक्कत क्या थी प्रैक्टिस करते वक्त, कि तबले की पोजीशन ऐसा स्ट्रेट होती है, पोस्चर एकदम स्ट्रेट होता है, तो स्ट्रेट बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती। पर बेला बार जब हम लोग बैठते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर पैर पे इसका जो स्क्रोल है वो रखते हैं, और थोड़ा सा एक कर्व रहता है, और ये पोजीशन होती है। तो मुझे मुझे ऐसा फील होता था वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उसको, उस चीज़ को। तो अनकंफर्टेबल महसूस होता है, जैसे किसी ने मुझे ऐसा पकड़ लिया है। तो वो काफ़ी सालों तक वो रहा। और फिर ये जो पहला कॉन्सर्ट बजाया मैंने, तो वहाँ पर एक सीनियर म्यूजिशियन भी थे। वो प्रोग्राम के बाद आके मुझे बोले कि बेटा, उन्होंने मेरा तबला भी सुन रखा था, कि बेटा तुम्हारा तबले का हाथ बहुत अच्छा है, तुम उसी को करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो बड़ा मतलब ये किस साल ऐसे की बात है? तमाचा लग गया एकदम। मतलब किस ईयर की बात होगी ये? अभी ईयर मैं बता नहीं सकता है। और कितना टेंटेटिवली टाइम हो चुका होगा इस बात का? अराउंड 2005 या उससे भी पहले हो सकता है। और मैंने ये बेला बहार को न जाने कितनी बार बजाया और कितनी बार छोड़ा है। लगता था कि होएगा नहीं, पर ये जो मेरी माता जी है, ये मुझे धक्का दे दे के बेटा कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो ऐसा कर कर के ये हुआ। तो वो सुर सिंगार में वो जो भाई साहब बोल के गए, फिर क्या हुआ कि कुछ सीनियर्स, कुछ मेरी मम्मी की उम्र की लेडीज़ 4-5 थी, वो मेरे पास आके बोली कि बेटा तुम बजा रहे थे ना, तो हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये रात भर ही चलता रहे। तो एक तरफ वो क्या बोलते हैं उसको, डिस एनकरेजमेंट मिला, जी। और एक तरफ ये अप्रिसिएशन मिला। और ऐसा अप्रिसिएशन के जो फर्स्ट कॉन्सर्ट में इतनी तारीफ हो गई, तो मैंने उनकी भी बात ध्यान में रखी, और इनकी बात ज़्यादा ध्यान में रखी, और मैं कायम रहा इसमें। काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई किसी ने बोला कि तबला छोड़ दो, किसी ने बोला कि बेलाबार छोड़ दो। वो कहावत है ना, एक साध है सब सद है। तो मेरा हमेशा जीवन में यही रहा है कि सबकी सुनो और करो खुद की। अब मुझे जब तबला बजा के आनंद मिलता है, तो मैं क्यों छोड़ूं उसे। अब मुझे नहीं बनना माइकल जैक्सन या जेनिफर लोपेज। मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। अभी बहुत लोग मुझे मैं आपको क्या बोलूँ, आप शायद हंसेंगे, मैं इतना सिंपल हूँ कि कहीं भी मैं चाय पी लूँ और लोग बोलते हैं कि पर आप तो बड़े आर्टिस्ट हो, आप ये मत करो वो मत करो। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई आदमी का
खुश होना ज़रूरी है कि उसका संपन्न होना ज़रूरी? बहुत बड़ी बात बोली आपने। हाँ। ये आई थिंक हम वैसे टेक्निकली हम खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। खुशी के लिए करते हैं ना। अभी एक और एग्जांपल दूंगा छोटा सा। अभी जैसे लोग आजकल वो ओला ऐप है, ये सब यूज़ करते हैं कि बड़े कंफर्ट से एसी में जाएंगे। अब वो अभी मेरे सामने एक ऑटो खड़ी है और मुझे जाना टाइम से, तो मैं वो ओला का क्यों इंतज़ार करूं? और मेरी इमेज किस पे क्या पड़ेगी, वो उनका लुकआउट है ना। भले वो मुझे गरीब समझे, समझने दो, वो तुम्हारा है। तो तुम मेरे कपड़े देख रहे हो, मेरे जूते देख रहे हो, मैं उनकी कदर करता हूँ जो मेरा दिल देखते हैं, और उन्हीं से मैं अपना संपर्क बनाए रखता हूँ। बाकी सबसे हलो हाई रहता है और प्रेम रहता है। ये जितनी भी बातें आप कर रहे हो, ये सबसे रियल बातें हैं और यही वजूद होना चाहिए। ये सोसाइटी की भी ऐसी चलनी चाहिए। जी। हालांकि हम चलते दूसरी तरफ हैं, हम हर चीज़ दिखावा बहुत जी बहुत होता है, माना जाता है, और दिखावे के हिसाब से हम लोगों से बात भी करते हैं कि कौन किस गाड़ी से उतर रहा है, कौन किसने क्या पहना है, कि और क्या कौन सी जगह खाना भी किस जगह खा रहे हैं, वहाँ पे भी होता है। तो बहुत छोटी, अब तो वो ये भी हो गया कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं उस पर भी हो गया है। मतलब इस लेवल तक जा चुके हैं हम। ये खाने में स्वाद होना ज़रूरी है कि चांदी की प्लेट होना ज़रूरी है? आप ही बताइए। तो हर चीज़ में वही है ना कि जो हमने वो खाना, चाहे वो हम मैं कहता हूँ चाहे पत्तल में खाए या फिर उसमें खाए, तो खाना तो खाना है। खाना तो खाना है ना, बस खाना अच्छा होना चाहिए। खाना अच्छा होना चाहिए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे म्यूज़िक की भी बात कर रहे हैं, जब हम देखते हैं जो आर्टिस्ट म्यूज़िक लाइन में बहुत फेमस हैं वर्सेस बहुत आर्टिस्ट है, मतलब फेमस भी हैं और बहुत पैसा भी है, सब कुछ है, जैसे कहते हैं ना कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शौहरत है। अरे हाँ, मैं इसी टाइप का हूँ। मुझे बात याद आ गई। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता। एक शख्स है जिनका नाम नहीं लूँगा, वो मुझे बोले कि भाई नवीन जी, आप हमारे भारत की शान हो, आप बहुत बड़े स्टार हो, और आप साइकिल चलाते हो, इधर उधर घूमते हो। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये ईंट पत्थर की दीवारें हैं, आप मेरा दिल देखने की कोशिश कीजिए। और मैं ये सब इनके सपने नहीं देख रहा हूँ कि मैं अमेरिका जाऊँ या लंदन जाऊँ या यूरोप जाऊँ। ये जो मेरी माता जी की जो तस्वीर है, उसके सामने जो बजा के मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, वो मुझे कहीं नहीं मिलता। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं जब रियाज़ करता था, तो जब उसके मुंह से वाह निकल जाती थी, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब उनके काफ़ी, अब मुझे यही दुख है कि जो सब जो हो रहा है, मोदी जी की जो कृपा है, उनकी बहुत दरिया दिली हुई है कि इस सास को उन्होंने एक नया जीवन दे दिया है। मैं उनकी आयु के लिए बहुत प्रार्थना करूंगा कि वो दीर्घायु रहें और वो आगे तक भी देश की सेवा करते रहें। ये दिन देखने के लिए मेरी माँ है नहीं, पर मैं समझता हूँ कि वो इसके जो सुर हैं और मेरे तबले के हर ना तुन तीन तीटब में, सब में वो है। आप जैसे उनके बहुत क्लोज थे अपने माता जी के, और उन्हीं की पुश की वजह से आज आप ये प्ले कर रहे हैं। और आपने एक बात, बहुत बड़ी बात बोली कि आप जब उनकी तस्वीर के सामने जब आप प्ले करते हैं, तो जो सुकून आपको वहाँ मिलता है, या वो सब चीज़ें हैं, एक आप में एक वो इमोशनल ह्यूमन टच और एक ओरिजिनलिटी है हर चीज़ में। वो आपसे, आई थिंक जो ये पॉडकास्ट अभी सुन और देख भी रहे हैं, उनको भी ये महसूस हो जाता है। और इंसान ऐसी, कोई भी इंसान हो, चाहे हम जैसा भी बोलें, हर इंसान
में उसको सब पता चल जाता है, जी कौन सही है, कौन गलत है, कौन रियल है, कौन फेक है, सब पता चल जाता है, और कैमरे पे भी पता चल जाता है। जी जी पर दुनिया ऐसी है कि चाहे म्यूजिक की समझ कम हो, जी बट दुनिया जो सुनना चाह रही है, जो मासेस सुनना चाह रही है, वो हम जब प्ले करते हैं और वो जो रिलीज करते हैं उस हिसाब के गाने, तो बहुत फेमस हो जाते हैं, जी बहुत ये सब पैसा आ जाता है। तो कई बार आपको देख के लगता नहीं है कि ये इतनी डिस्पैरिटी क्यों है? मैं इतना म्यूजिक प्ले करता हूँ, और इतना आप नहीं, और भी जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको हम पंडित जी बोला जाता है, क्योंकि आप उस म्यूजिक में, क्लासिकल में निपुण है, आप उस आपने वो नहीं, मैं निपुण नहीं हूँ, मुझे मुझे क्षमा कीजिएगा। हाँ, मैं एक शागिर्द ही हूँ। मैं हर बड़े से मैं सीख रहा हूँ, और छोटों से भी सीख रहा हूँ। आज भी आपसे भी कुछ बातें मैंने सीख ली है जो आपको पता नहीं चलेगी। जो वही जो यही जो कहते हैं ना ह्यूमिलिटी, जो नेचुरल ह्यूमिलिटी जी है, कि आपने जब ये शब्द बोले, वेयर एज दूसरी तरफ कुछ आर्टिस्ट हैं, वो सोचते हैं कि हमें ही सब पता है, जी चाहे वो पता भी नहीं होता, और वो फॉलोअर्स भी उनके ज़्यादा होते फॉलोअर्स, वो पैसे के दम पे। हैं। तो क्या कई बार फीलिंग नहीं आती है कि कहाँ क्या हो रहा है, ये दुनिया में क्यों हो रहा है? रियल म्यूजिक क्यों नहीं सुन रहे लोग? रियल म्यूजिक समझ क्यों नहीं रहे? ये क्या अंदर फ्रस्ट्रेशन तो आती होगी इस चीज़ पे। अब ह्यूमन है, हम लोग इंसान है, तो कभी कभी आ जाती है फीलिंग। पर यह है कि जो भी कुछ होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, और जिसको ईश्वर नाम देता है, जिसकी ईश्वर की कृपा जिस पे भी होती है, तो उसकी, अगर ईश्वर उन पे कृपा कर रहे हैं तो हमें हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। ये भी पर्सपेक्टिव अच्छा है, मतलब आपने जैसे बोला कि हाँ, अगर ईश्वर ही कर रहा है तो उस हाँ। पे अगर छोड़ ही दिया, और सरेंडर कर ही दिया, तो और एक और कारण है कि सब कुछ म्यूज़िक नहीं हो जाता। अभी मैं बहुत अच्छा बेलावार बजाऊं, और आपने मुझे टाइम दिया कि भाई नवीन जी आपको 11 बजे टच हो जाना है, और मैं नहीं पहुंचूं, और आप फ़ोन किए जा रहे हैं, मैं फ़ोन का रिप्लाई भी नहीं दूं, मैसेज भी नहीं करूं, तो फिर वो अच्छा बजाने का भी कोई मतलब नहीं है ना। तो वो फिर काउंट करता है, जो आपकी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आप मतलब कितना जैसे आप कहीं ईगोइस्टिक तो नहीं हो रहे, वो भी चीज़ें होती हैं कि अब जैसे आप हैं, आज 12 बजे का समय था, तो 12 बजे से पहले ही आप यहाँ पे थे, जी और आपके बारे में जो मुझे मुबारक जी ने भी बताया कि आप हर जगह कमिटमेंट पूरी रखते हैं। अगर जी आपको कसौली आना था, तो चाहे वो फंक्शन था, आप कैसे भी अरेंज करके कैसे भी कसौली अरेंज लिट करके। फेस्ट आए, आपने जी परफॉर्म किया। एंड अब वो कहते हैं ना, एक दोस्ती भी पूरी निभाते हैं, कमिटमेंट भी पूरी जी जी निभाते हैं। तो ये कई बार आपने देखा है कि बहुत बड़े संगीतकार हैं या बहुत बड़े क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, जस्ट बिकॉज वो टाइम के पाबंद नहीं है, या लोगों के समय की कदर नहीं करते हैं, या थोड़े ईगोइस्टिक हो जाते हैं, इसलिए भी उनका डाउनफॉल आता है। ये इगोइस्टिक तो नहीं बोलूँगा मैं, कुछ अलग कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। एजुकेशन के कारण भी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ओके। जैसे काफ़ी चीज़ें बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश ही चलती है, तो वो उनको नहीं आती है, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाते। कम से कम मुझे ज़्यादा, मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी नहीं है, पर इतना मैं कर सकता हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बता सकता हूँ मैं। अभी मेरे सामने अगर कुछ इंग्लिश लोग भी हों, अमेरिकन भी हों, तो मैं इंग्लिश में वो बता सकता हूँ, इतनी आती है। थोड़ा सा हमें बताएंगे आप बेला बहार के बारे में, कि जी जी इंस्ट्रूमेंट जी कैसे बना है और क्या क्या इसमें अलग फीचर्स हैं? जैसे आपने स्टार्टिंग में जब इसकी ट्यूनिंग की, तो हार्डली एनी टाइम, जी मतलब और ट्यून हो गया। जी जी तो अगर आप कुछ हमें बताएंगे ये कैसे अलग है, क्या जी जी फ़र्क बिल्कुल। है? हमने वर्बली तो जान लिया कि ये अलग है, और इसकी ये लिरिकल क्लोजेस्ट है जी अभी जी तक। और हमने सुना भी है, जी मतलब ये शो शुरू करने से पहले हमने सुना भी, और बहुत बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है जी सच में। ये महसूस हो जाता है, अगर जो म्यूज़िक सुनना जैसे पसंद है उसको समझ आ जी जाएगा। जी तो अगर हो सके तो जी आप जी कुछ हमें प्ले करके भी दिखाएं, बिल्कुल हो सके बिल्कुल। सफ़ायर प्ले हाँ करके हाँ दिखाएं। हाँ, एक्चुअली जो सारंगी है
जी जी। ये सारंगी ही इसका एक क्या बोलते हैं ओरिजिन है। सब वो इंस्ट्रूमेंट का सारंगी और मतलब सॉरी, सारंगी में जो क्लासिकल बजता है तो उसको सारंगी को बोलते हैं सौरंग। 100 रंग। मतलब ये जो रस बोलते हैं ना बहुत जी सारे, जी। करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, तो ये ऐसे उसमें सारंगी में 100 रस है, इसीलिए उसको सौरंगी नाम था उसका। तो सौरंगी ऐसे नाम बदलते बदलते सारंगी बन गया। 100 रस। हाँ, हमारे क्योंकि नाट्य शास्त्र में 100 हमें रंग। एक्टिंग में 9 रस की बात हाँ होती हाँ है। हाँ हाँ। हाँ। तो सारंगी का नाम सौरंग है और फिर बाद में ग्रेजुअली बनते बनते उसका नाम सारंगी पड़ गया। जैसे वो कैराना करके घराने का नाम था, फिर वो किराना बन गया धीरे धीरे। तो ओके। वैसे ये जो बेला बहार है, ये 100 रंग से फिर 101वां रंग ये बेला बहार से हो गया। अब इसमें 101। साउंड सारंगी से मिलता जुलता ही आएगा, पर ये जो लिरिकल इफेक्ट है ये इसका नया रंग है। आप हमें सर कुछ छोटा सा प्ले करके। एक्चुअली मैं ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जी जी जी। नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए मैंने परफॉर्म किया। तो क्या होता है कि ऑब्वियसली इतने बड़े डेमोक्रेसी के वो लीडर हैं, तो सिक्योरिटी के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं 5 दिन से कंटिन्यू, मैं ये समझ लीजिए मैं जागा हुआ हूँ। अच्छा। और इतना मुझे, और ये प्रोग्राम होने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मुझ पर टूट पड़ी है। हाँ। तो कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं। और मेरी ये आदत रही है कि कोई छोटा से छोटा आदमी हो, चाहे वो चाय वाला हो या पान वाला हो, या कोई मेरा कोई गांव में कोई फैन है या कजिन है, जी जी। मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। आई नेवर एवर इग्नोर्ड एनीवन इन माय लाइफ। बिजी हूँ तो वो बता देता हूँ कि भाई मैं बिजी हूँ, कि थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। तो उस चक्कर में ये जो म्यूजिक के लिए थोड़ा सा माइंड बहुत हाँ, फ्रेश होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ पूरा। तो फुली रिस्पेक्ट दैट। जी जी जी। हाँ हाँ। तो आपकी सेवा के लिए हम हमेशा फ्री, जब फ्रेश मूड रहेगा तो ज़रूर हम करेंगे। इसके लिए कोई, मैं संगीत के लिए 24 घंटे रेडी हूँ जी। नहीं पर अब। मैं ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा जी जी जी। समझा दूं कि ये इसमें क्या खास है। ये मेन स्ट्रिंग है, 5 मेन, ये बेस, ये पंचम, ये सा, बीच का सा, ये पंचम, और ये लास्ट 5वां, ये भी ऊपर का सा। ऊपर का सा। ये 5 मेन स्ट्रिंग्स। और जो ये इसमें जो डैडी ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो ये है सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स, जो सारंगी, सितार, सरोद, इसराज इनमें होती है। और इसका जो यूएसपी बोलते हैं वो ये है, ये जो मेरे पिताजी का ये योगदान है ये म्यूज़िक वर्ल्ड में, ये जो फाइन ट्यूनर्स लगे हुए हैं, ये ऐसे इसको घुमा के ट्यून करते हैं। वरना ये जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सितार, सरोद, सारंगी, उसमें ये खूंटियाँ होती है। तो इसमें खूंटियों में क्या होता है कि थोड़ा सा इसको खींचने करने में वो थोड़ा ज़्यादा चढ़ जाता है या ज़्यादा उतर जाता है। तो वो जो जो राइट बैलेंस में आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और ये जाम भी हो जाती है कभी कभी। तो ये तो है ही सही, ये ट्यूनर है ये सब खूंटियाँ, और ये है फाइन ट्यूनर्स। तो इसको थोड़ा अभी थोड़ा सा मैं आपको तो फाइन ट्यूनिंग इज एग्जांपल दे दूं। हाँ जी। अब ये सॉरी, अब ये मेजर में ट्यूनिंग है। अब इसको मैं, आप टाइम देखिएगा कितनी जी, देर जी। में ट्यून हो। इसको मैं माइनर में करता हूँ। जी। थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ता है, वो तानपुरा साथ में होता है तो एकदम। ये काफ़ी में हो गया ट्यून, पहले वो रागेश्वरी में था।
नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके आए, ऐसे में बलम मोहे। ये उसी काफी में आधारित, तो ये ऐसे ट्यूनिंग हो जाती है। दिस इज एक्चुअली अमेजिंग, इतनी फास्ट ट्यून अब हुआ। इसके बाद मैं आपको दूसरे राग में कर, देखो वो भी कैसे फटाफट हो जाता। कौन सा राग लूँ? एक हंस तो धनी कर दे। ये देखिए, ये आप कैसे चेंज कर पा रहे हैं ये दूसरे राग में ये हमारे सुर हमारे दिमाग में रहता है। ओके। तो आपको सुर सुर तो ऐसे ही पता चल जाता होगा कि ये जी जी, ये ईश्वर की कृपा होती है। हाँ जी। कॉन्सर्ट में तो हम थोड़ा सा टाइम लगा के करते हैं, पर आपको खाली ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो कॉन्सर्ट में कितना टाइम पहले आप लेते हैं परफॉर्मेंस से पहले इसमें फाइन ट्यून अब करने? ये अगर सपोज ये 20 सेकंड में अगर हुआ हो तो उसके लिए कुछ 1-2 मिनट। बस that's- वाओ। मतलब एक तो शेप इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। जी जी, तो ये जब पहली बार जब पंडित बाबूलाल गंधर्व जी ने ये इसको बनाया था तो कितना समय लगा था? उस टाइम पर जो हमारे जो हालात थे वो ऐसे थे कि हम एक कांदीवली का एक एरिया हिंदुस्तान नाका, वहाँ पर कुछ स्लम्स हुआ करती थी। तो वहाँ, और उससे पहले जब डैडी हमको वहाँ देवास से लेके नहीं आए, देवास में एक गांव है नेवरी, वहाँ वहाँ की मेरी पैदाइश है। मतलब हमारे हम तीनों तीनों भाई बहन की, मेरी सिस्टर की एक दूसरे बागली शहर में। तो हम वहाँ नेवरी में ही पैदा हुए। तो वहाँ वहाँ से डैडी निकले और उन्होंने कुछ 2-3 साल यहाँ मुंबई में स्ट्रगल किया। और ये वैसे तो हर इंसान को स्ट्रगल करना ही पड़ता है, मेरी कोई अलग कहानी नहीं है या पिताजी की अलग कहानी नहीं, पर मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूँ कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी सोए, फिर जो फ्लैट की जो स्टेयर्स होती है उस पर भी सोए, और कभी कभी वो वड़ा पाव खा के मतलब गुजारा करते थे। तो ये ऐसे ऐसे करते करते जीवन चला। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा होती गई। फिर स्लम से हम लोग चौल में आ गए। चौल में नेबर्स बोलते थे अरे मत बजाओ, हमको डिस्टर्ब होता है, ये होता है। तो ये तो भी एक दिक्कत आती होगी काफी। अरे बहुत बहुत बहुत। तो मैंने क्या किया था, मैं कभी कभी मैं अपने दोस्त के घर पे चला जाता। एक मेरा फ्रेंड है जिग्नेश करके, और भी बहुत सारे दोस्त थे, तो उसके घर पे रियाज करता था। फिर ये हमारे गुजराती कम्युनिटी, मतलब मैं तो नहीं हूँ गुजराती, पर मैं उनको अपना ही समझता हूँ। हमारे गुजराती कम्युनिटी में एक प्रार्थना सभा करके एक वो सिस्टम है, जहाँ कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ भजन बजाते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, जैसे माता की चौकी, भजन, कव्वाली, गज़ल और क्लासिकल फोक, ये तबले पे सब ये बजाता था। तो रियाज का मेरा ऐसा होता था कि जैसे किसी ने मुझे टाइम दिया है कि भाई 6 बजे आप पहुंच जाना, तो मैं एक 2 घंटे पहले जाके उस वेन्यू पे तबले की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। और वो साउंड वाले भी पहले आ जाते, तो उनको बोलता था कि भाई आप माइक लगा दो ना, थोड़ा सा मुझे माइक की स्टडी हो जाएगी। तो उनको बोलता था थोड़ा रिकॉर्ड कर सको तो कर लेना। तो ऐसे करते करते मुझे ना उससे साउंड की नॉलेज होने लगी कि माइक में कैसे बजाते हैं। तो जब ये फिर इसको ये मुंबई में ही बनाया इसको? जी जी हाँ, ये वही हिंदुस्तान नाका की जो जो स्लम है हाँ जी। उसी में बना। और डैडी दिन भर रिकॉर्डिंग करते थे या कहीं भी कुछ काम काम करके रात रात को फ्री होते थे, तो रात को चिमनी की लाइट में सेकेंड हैंड औजार, क्योंकि वो पैसे वैसे नहीं थे, तो कहीं वो जो हमारे मुंबई में एक चोर बाज़ार है जहाँ पर जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब वो ऑलमोस्ट 20% चार्जेस में मिल जाते हैं। जैसे ये अपने कैमरा है स्टैंड से,
जैसे ये 5,000 का अगर स्टैंड है तो वो आपका अगर लक है तो वो आपको 200 रुपये में मिल जाए। और ये जो लकड़ी है ये बर्मा टीक है, मतलब ये 200 साल पुरानी सीजनड वुड है। तो पिताजी का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये ऐसा उन्होंने किया। सरस्वती माँ की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने वो बनाया और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ। और जितने भी जिनके साथ काम करते थे, जैसे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं, पंकज उदास जी हैं, जगजीत सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी, मिताली जी, और उस समय के जितने भी, जैसे गुजराती फील्ड के श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय जी, फिर आशीष देसाई जी, उदय मजुमदार जी, रेखा त्रिवेदी जी, फिर ये अपनी मैंने जिनका नाम लिया फाल्गुनी शाह, तो सबके साथ वो सब बजाते थे और सबको बहुत पसंद आता था। इसके अलावा उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को ऑल इंडिया से अप्रूव करवाया। वो क्या बोलते थे कि इसको आप वायलिन के नाम से बजाइए, तो नहीं, वो डैडी ने उनको कहा कि नहीं, ये जो इंस्ट्रूमेंट इसका नाम मैंने बेला बहार रखा है। और म्यूज़िक की हिस्ट्री में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जो अप्रूवल के लिए गया हो और उसको मिला हो। ये एक बेला बहार एक शायद मात्र इंस्ट्रूमेंट हो जो ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड है। अच्छा, ये अप्रूव्ड है वहाँ से? अप्रूव्ड है, हाँ। इसके नाम से बजाया जाता है। आप भी मतलब अब बना सकते हैं इसको? एक्चुअली मुझ में वो टैलेंट नहीं है। आई शुड एडमिट द ट्रूथ। मैं इसको बजा सकता हूँ और जो भी कुछ इसमें कुछ काम निकलता है तो मेरे पिताजी की बहुत मेहरबानी है। वो पिताजी का ऐसा है कि वो प्यार बहुत करते हैं पर वो कभी दिखाते नहीं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये पूरी दुनिया मुझसे प्यार करती पर ये कभी एक तारीफ का शब्द नहीं बोलते। वो शायद इसीलिए बोलते कि शायद तारीफ कर दे तो मैं थोड़ा हवा में नहीं उड़ने लग जाऊँ। तो वो उनका प्यार दिखता नहीं है। ये हिंदुस्तान में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ। कि फादर कई बार इसलिए हाँ, बेटे को। हाँ जी। अच्छा, एक और वाकया मुझे याद आ गया। जब मैं इसको शुरू किया था तो जो कन्वेंशनल वे है उसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मैं तो इसमें धड़ा तिहाइयाँ मार, तो और वो भी ऐसी उल्टी सीधी चलाता था। अभी भी शायद ठीक नहीं हो। डैडी बोलते थे कि भाई ये क्या तरीका है बजाने का। तो मम्मी उनसे लड़ाई करती थी कि अरे आपका बेटा है, ये इसने शुरू किया तो है अपने तबले को छोड़ के, कम से कम ये आया तो है बेला बहार में, आप इसको एनकरेज कीजिए। तो फिर ऐसा करते करते चलता गया सिलसिला और ये भगवान की कृपा। जैसे अभी हम एक पीछे सीरीज आई थी OTT पे, बंदिश बैंडिट्स करके। जी जी। और वो काफ़ी चली थी जी। और उसमें पर वो उसके 2 सीज़न आ गए। तो एक काफ़ी कितनी सच्चाई है अगर आपने देखी है वो सीरीज़? अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सिर्फ उसके प्रोमो देखे हैं और वो जो अपने सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आते हैं वही देखे हैं। हालांकि मतलब फिल्म तो नहीं देखी मैंने, पर उसका जो म्यूज़िक है वो मैंने सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अनुराज में आप क्या मॉडर्नाइज भी करने की कोशिश करते हैं इसी म्यूज़िक को, क्लासिकल म्यूज़िक को? सुप्रीत जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, इसकी जो ऑडियंस है वो काफ़ी लिमिटेड है। और मोस्टली जो क्या बोलते हैं 40 के अबाव के जो लोग होते हैं और सीनियर सिटीजन, वो लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। यंगस्टर से थोड़ा दूर है, पर अभी बहुत ये सोशल मीडिया के आने से और ये क्लासिकल म्यूज़िक का ऐसा है कि इसको है ना सुनने की ज़रूरत है और इसको एक अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, तो सब कुछ हो सकता है। अब एक मुझे याद आ रहा है, ये हमारे फिल्म मेकर हैं लेजेंडरी संजय लीला बंसाली जी। अब उन्होंने करके दिखाया है जो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो एंशियंट ये क्लोथिंग की जो ट्रेडिशन है, क्या बोलते हैं उसको, अटायर बोलते हैं, वो उन्होंने देवदास में दिखाया, हम दिल दे चुके सनम में। उन्होंने फोक म्यूज़िक भी दिखाया, क्लासिकल वो जो अलबेला सजन है जी। तो इस तरह से संजय लीला बंसाली जी से लोग प्रेरणा लेकर इस पर काम कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है अगर देश से प्यार हो तो।
अभी मुझे देश से प्यार है, मेरे पिताजी की कलाकृति से प्यार है, तो मैं इसके लिए मैं बहुत सारे मैंने दुख उठाए, सेक्रीफाइस दिए, मुझे प्यार है तो मैं दूंगा, सब कुछ दूंगा अपना। तो कुछ आप जैसे अब बंदिश बैंडिट्स में जैसे कुछ दिखाया था कि जैसे पुराने घराने हैं जहाँ पे धरोहर है, इतना म्यूज़िक है, अब बट वो मेन स्ट्रीम में लोगों को नहीं पता। जी तो मुंबई इंडस्ट्री से कोई आता है और स्काउट करता है कि ये तो बहुत अच्छा बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छा म्यूज़िक है, जी जी कि अगर मेन स्ट्रीम में जाए तो पीपल विल लव इट, और जी वो वही होता है, सिमिलर जी सी चीज़ दिखाते हाँ हैं, बट एट द सेम टाइम वो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती कि आप मेन स्ट्रीम में क्यों गा रहे हो जी जी या उस हिसाब से। तो ऐसा होता है असल में जो घरानों में भी, कि कहा जाता है कि इसकी एक मर्यादा के बाहर मत जाओ, ऐसा भी रहता है। मैं दूसरों की तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, पर मैं अपना और अपने पिताजी का बोल सकता हूँ कि ये जो बेला बहार है, जैसे 101 रंग मैंने बताया, तो हमारी तो यही कोशिश है कि इसमें हर टाइप के हम रंग दिखा सकें। इसमें क्लासिकल है, गज़ल है, सूफ़ी के जो म्यूज़िक है, फोक है, और जो कंटेम्प्ररी, फिर मैंने अनुराज क्लासिकल बैंड बनाया है, फिर जो फिल्म सॉन्ग है, और भगवान की ऐसी कृपा है कि फिल्म सॉन्ग में ऑल नाइट भी बजा सकता हूँ। तो अब ये जो बेला बहार है, तो ये सिर्फ एक वो रागदारी म्यूज़िक तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं आगे है। जो मॉडर्न म्यूज़िक है मतलब मैं क्लासिकल से आगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसमें वेराइटीज़ की बहुत गुंजाइश है, तो हम एक चीज़ पर ठहर नहीं सकते। और मेरे पिताजी ने इसमें हर फॉर्म में बजाया, जैसे कि मैंने नाम लिए अनूप जलोटा जी, पंकज दास जी, ऐसे करके ठुमरी सिंगर्स हैं या कोई भी सो एंड सो है, सबके साथ उन्होंने बजाया। और और उनकी एक बहुत ख़ास बात है जो मुझ में तो बिल्कुल नहीं है, वो जब सिंगर्स जो स्केल चेंज करते हैं ना, जैसे अभी सी शार्प में है, तो सी शार्प में कोई उन्होंने गज़ल या भजन गाया, तो वो उसमें भी बजा लेंगे। और सपोज सी से अगर ये अपने डी पे आ गए, उसमें ये सा बन जाता है, अब ये सा है ना, तो इस पे रे वो बन जाता है, फिर उसमें सा डी में रे, तो वो उसमें भी बजा लेते हैं अच्छा। और ये गा है, तो अगर उन्होंने ये इस स्केल पे भी ले लिया, इस पिच पे ले लिया, तो उसमें भी वो बजा लेते हैं। तो उनके जैसा महान इंसान मुझे दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे लिए मेरे पिताजी पंडित बाबूलाल गंधर्व जी ही होते हैं, और उनका ही बाज मैंने फॉलो किया है। और फिर ये जो मैंने तबला जो सीखा था उसको भी इन्वॉल्व किया, और जो एक मेरी जो एक अलग सोच है वो मैंने इसमें डाली। जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये आज की जो यूथ है, जी मतलब मैं 90s और 2000s में बड़ा हुआ हूँ, तो हम फिर भी म्यूज़िक, हमने भी पॉप सुना है, जी काफ़ी पॉप सुना है। उस समय अनाइडा का भी पॉप आया जी, था, और ये सब चीज़ उसमें भी डैडी ने बजाया है, अनाइडा जी के सॉन्ग में बजाया। और मेड इन इंडिया। शान हाँ जी, अपने शान है ना सिंगर, हाँ जी, शान हाँ जी, जी, उनका जो एक लवोलॉजी सॉन्ग आया था, हाँ, उसमें भी डैडी का बेला बार बजाया। फिर लवोलॉजी, वो एक गाना है ना, LOVEOLOGY, यस आई रिमेंबर दैट। जिस देश में गंगा रहता है, वो हाँ जी, हाँ जी, उइया उइया उइया, हाँ हाँ वो हाँ जो हाँ, पीस बजाया वो बेला गोविंदा बार का, का है। हाँ 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 जी, हाँ, अच्छा, और ऐसा करके दामिनी के जो बैकग्राउंड में जो एक एक बहुत ही कोमल सिचुएशन है, जिसमें वो उससे भद्दे सवाल पूछते हैं वकील हाँ जी, हाँ जी, मीनाक्षी, उसमें बेला बार ऐसा बजाए कि आपके आंसू आंसू आ जाए, वो डैडी ने बजाया। आई रिमेंबर दैट, हाँ जी जी। जी जी, तो ऐसे रेफ्यूजी, LOC, कारगिल, मेजर साहब, फिर वनराज भाटिया जी के लिए बहुत बजाया। तो अब अभी मैं याद नहीं दिला सकता कि कितना बजाया। तो ये आज की जो है, अब जिनको हम जेन जीज कहते हैं, वो कैसे जुड़े क्लासिकल म्यूजिक के साथ, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको कई बार गैप दिखता है, तो जी, वो गैप कैसे कम किया जा सकता है? नहीं उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं इसके लिए 24 आवर्स रेडी रहता हूँ। और ये सोशल मीडिया है, मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ। हालांकि वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि क्या होता है कि हम बैठे और वहाँ से वो
गाड़ी की हॉर्न बजे जा रही है, कभी कहीं वो घंटियों की आवाज़ आ रही, कहीं अजान की आवाज़ आ रही। और मोस्टली क्या होता है कि जब वो कंक्लूड करते करते लास्ट पेज में लास्ट सा लगा रहे और एकदम से आवाज़ आती। मतलब किसी भी, मतलब मैं किसी के एक पर्टिकुलर हाँ वो नहीं जी, बोल रहा हूँ, हाँ जी। कहीं से भी कुछ कोई बाजू में से स्कूटर लेके जा रहा है तो वो बर्बाद हो जाता। तो एक एक सिर्फ 2 मिनट का सॉन्ग बजाने के लिए 5 घंटे निकल जाते। पर वो मैं करता हूँ। एक आध हफ्ते में कोई एक वीडियो बना दिया इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं वो मुझे फॉलो करके। और उसमें आपको तबला सोलो भी मिलेगा, गज़ल्स भी मिलेंगे, भजन भी मिलेंगे, फोक भी मिलेगा, क्लासिकल भी मिलेगा, और अनुराज क्लासिकल बैंड के वीडियोस भी हैं, वो भी मिलेंगे। आपके हिसाब से जो भी मॉडर्न एरा में सबसे बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर कौन है इस समय? सभी अच्छे हैं। फिर भी आपका कोई सबको फेवरेट, कोई अगर 2-3 आप नाम लेना चाहें? मैं, आपने तो अभी का पूछा है, पर मैं जिनसे इंस्पायर हूँ उनका, जो पहले के थे उनका ज़रूर नाम लूँगा, ताकि लोग उनका म्यूज़िक जो आज के लोग नहीं जानते उनको सुने, क्योंकि उससे वो सीखने को भी मिलता है। जैसे सबसे पहले मेरे और मेरे पिताजी के, मेरी मम्मी के फेवरेट रहे हैं और रोशन साहब, जो हाँ जी। राजेश रोशन जी के पिता और राकेश रोशन जी के पिताजी, और ऋतिक रोशन जी के दादा। दादाजी हाँ जी। रोशन जी हैं। फिर SD बर्मन साहब, मदन मोहन जी, शंकर जयकिशन जी, जयदेव जी, RD बर्मन साहब, खयाम साहब, और काफ़ी बहुत सारे अपने C रामचंद्र जी है, वसंत देसाई जी हैं, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तो इतने ग्रेट हैं कि उन्होंने, उनके म्यूज़िक में सबका अक्स दिखाई देता। वो जितने प्राचीन थे उतने मॉडर्न भी थे और समकालीन भी थे। अब कहाँ उन्होंने ये गाना बनाया, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, ये यमन कल्याण में गाना है। और कहाँ जुम्मा चुम्मा, आप देखिए क्या वो वैरायटी क्या है, नहीं, इलू इलू जुम्मा जुम्मा। आपने लता जी के लिए भी परफॉर्म किया? अरे क्या बात, आप मुझे इमोशनल क्यों कर रहे हो? लता जी, एक्चुअली मेरा जो बेला बहार जब मैं मुझसे सुर में बजने लगा, तो मेरा यही सपना था कि लता जी इसमें दिख जाए। और मैंने ये इंस्ट्रूमेंट उनको उनको दिखाया भी सही, और उन्होंने अपने गोद में लेके इसको ऐसे देखा है। आप उसका फ़ोटो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मैंने जो वो बात कही ना, वो सुई से सुर टकराने वाली, सुर वो करने वाली सबसे पहले है लता मंगेशकर जी, फिर बाद में सब। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे लिए कम से कम वो एक सुर की जो पहचान है वो भारत रत्न लता मंगेशकर जी है। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और यही कोशिश की कि इसमें कभी कभी उनका अक्स आ जाए। और मैंने काफ़ी जगह बजाया है। मेरी एक दीदी हैं दिल्ली में, महाजबीन जी, तो गुलाम अली साहब उनको अपनी सिस्टर मानते हैं। तो जब भी वो आते हैं पाकिस्तान से, तो वहीं ठहरते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया था अपने घर पे बजाने के लिए, तो मैंने वो गाना बजाया था, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो वो ये बोली, मतलब कि बोला ऐसा लग रहा है जैसे लता जी का गला बोल रहा है। तो मैं बोला यार इतना ऐसा कैसे हो? तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला उससे। हालांकि मुझे मालूम है कि मेरी लिमिटेशन कितनी है, लता जी तो बहुत, वो तो साक्षात सरस्वती है अर्थ पे। और जैसे अब लता जी के, अब जैसे हम एक वो जिनसे भी बात हुई है, जिन्होंने लता जी को सुना है, लाइव भी सुना है, या जी कहते कि वो एक सोलफुल, कि ऐसे लगता है कनेक्ट है। वेराज और भी बहुत ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत सोलफुली गाते हैं, जी जी बट जैसे आज के ज़माने में भी अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बट ऑटो ट्यून का भी काफ़ी ज़माना जी आया जी है।
तो ये जो ऑटो ट्यूनिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और ये म्यूज़िक को किस तरफ लेके जाती है ये जी चीज़? जी जी, आप इसको थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। जी वो जी जो आपने जो सवाल पूछा था ना आज के म्यूजिक डायरेक्टर, वो उसको मैं कंप्लीट करके जी जी वो कर देना। तो आपने ये पूछा कि आज के म्यूजिक डायरेक्टर में आपको कौन पसंद है। तो मेरी पसंद ज़्यादातर वही रहती है जो क्लासिकल म्यूज़िक का एसेंस अपने गानों में रखे। जैसे शंकर एहसान लोई जी हैं, उनके गानों में काफ़ी क्लासिकल का एलिमेंट होता है, और वो उसी टाइम पर उस गाने में उसको वो कंटेम्पररी भी बनाते हैं। उनका एक गीत मुझे बहुत पसंद है, वो मैं बेला भार पे बजाना बहुत पसंद करता हूँ, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या। उसके हाँ लिरिक्स जी, भी जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं। बहुत प्यारा गाना। तो मैं जावेद जी का भी बहुत कायल हूँ। जैसे शंकर एहसान लोई जी हैं, फिर प्रीतम जी हैं, और सबका अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। जतिन ललित जी बहुत अच्छे हैं, मिथुन जी बहुत अच्छे हैं, सचिन जिगर भी है। सचिन जिगर भी है, और संजय लीला भंसाली खुद बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो सभी अपने अपने तौर से अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि जैसे मुझे मैंगो ज़्यादा पसंद है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को भी वो पसंद हो। तो दूसरी जो ऑडियंस है, एक आर्टिस्ट का काम ये होता है कि एक बैलेंस चला के सबको खुश कर सकें। थोड़ा इसको खुश कर दिया, थोड़ा ये करके। तो वो जो कंपोज़र होता है ना, वो वैरायटी ऑफ चीज़ें करता है, तो उसमें कुछ सही या गलत कुछ नहीं होता। नहीं ये एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं, आपने ये जो बात बोली कि वैरायटी होती है कि जी। हर तरह की ऑडियंसेस है और हर ऑडियंस अलग ही सुनेगी। हम मतलब वो ज़बरदस्ती वो चीज़ें सुन भी नहीं पाएंगी कि अगर उनका मन ना हो। पर फिर भी जैसे एक समय था जब समय समय के हिसाब से होता है, तो अब क्लासिकल को एक्सेप्टेबिलिटी यूथ में कैसे लेके आई जा सकती है? मतलब एक कैसे मॉडर्नाइज वे, क्या वो तरीका होना चाहिए? जैसे आप भी अनुराज के जी, जरिए मैंने करें, अनुराग से ही ये कोशिश की है। तो ये और लोग कैसे कर सकते हैं इसको, मतलब कैसे अपना सकते हैं इन जनरल? ये प्रमोशन से हो सकता है। हमारी सरकार इसको अगर स्कूलों में जो भी जहाँ जहाँ एकेडमिक जो एजुकेशन वो तो होता है, उसके साथ साथ अगर इसको स्कूल्स में भी सिखाया जाए। और मोस्टली ये जो टीवी चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है, उसमें जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके जो पुराने प्रोग्राम्स हैं, वो आप अगर कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। अब देखिए, जैसे ये जो रिलीजन का चीज़ है कि जो बच्चा एक पैदा होता है, तो वो अगर हिंदू का बच्चा है और वो सपोज़ क्रिश्चियन के यहाँ पर आप उसको पलने रख दो, तो वो उसमें सब पूरे वो उनके संस्कार ही आएंगे, उसमें वो हिंदू का कुछ नहीं आएगा। तो उसी तरह से जो चीज़ एक बच्चा देखता है या लोग जो देखते हैं कंटिन्यू देखते देखते, जैसे वैसे ही मैं माइंड हो जाता है। जैसे वो तबला मेरे सामने था, तो मेरा बेला बार पे ध्यान नहीं गया, तो तबले में रच बस गया। तो ऐसे ही जो लोगों को है ना, वो क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहिए। बचपन से शुरू करें। और बस ये है कि इसको सही रूप में दिखाया जाए। इसका क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा भी है कि वो थोड़ा सा हमारे आर्टिस्टों की भी बहुत थोड़ी सी वो गलती हो सकती है कि उसको एक क्या बोलते हैं, एक लिरिकल अंदाज में प्रेजेंट करना, कि कुछ उससे स्टोरी संबंधित हो, वो उससे प्रेजेंट करे। और मतलब उसको इतना एकदम वो कठोर ना करें, मतलब एडजस्टेबल नहीं हो इधर से उधर, थोड़ा सा एडजस्टेबल हो तो वो जो अट्रैक्ट नहीं हुआ है वो भी आ सकते हैं। आप बड़ी मॉडर्नाइज अप्रोच दे रहे हैं एक तरह से, जिससे आई थिंक ये बैरियर ब्रेक हो सकता है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासिकल को सुनना भी पसंद करेंगे और मतलब इंजॉय करना पसंद करेंगे, जी जी विच इज़ अ फैक्चुअल थिंग। नहीं, बहुत मज़ा आया आपसे पंडित जी बात करके, और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के बेला बहार के बारे में लोगों को पता चला, और अब समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ सारंगी और वायलिन का मिक्सचर नहीं है, ये लिरिकल भी है। तो एक बडिंग म्यूजिशियंस के लिए एक क्या, एक आप
सजेशन या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो क्या ना करें और एक दो चीज़ें क्या रोज़ किया करें? जी जी। हाँ जी। क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। आपने गौर किया होगा कि इसमें सीनियर सिटीजन क्यों सुनते हैं इसको ज़्यादा? क्योंकि क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी बीत जाती है, जवानी में वो लाउड म्यूज़िक या ढुच्चक ढाचक ये सब सुनते रहते हैं, और फिर जब उनकी उम्र बीत जाती है तब उनको समझ में आता है कि जो असली घी है ये क्लासिकल म्यूज़िक, वो तो हमने मिस कर दिया। तो इसीलिए उनको समझ में आती है कि ये हमने मिस कर दिया, और फिर वो सीनियर सिटीजन वो कॉन्सर्ट में ज़्यादा जाते हैं। तो मैं जो अभी जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे यंगस्टर लोग, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे दूर तो हैं, पर थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि एक बार जो हमारे भारत देश के लिए आप कम से कम हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वोकलिस्ट है, जो बड़े बड़े भीमसेन जोशी जी हैं, उस्ताद आमिर खान साहब है, पंडित रविशंकर जी हैं, उस्ताद रईस खान साहब है, पंडित रामनाथ जी, इनको थोड़ा थोड़ा सुनिए। और आप थोड़ा सा सुनेंगे ना तो अपने आप आपका उसमें ध्यान आने लगेगा। आपने मैसेज के बारे में कहा है, पर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं कुछ मैसेज दे सकूँ। पिछले कई इंटरव्यूज़ में भी मुझे ये सवाल बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ये देखने वाले मुझसे बड़े भी होंगे, तो बड़ों को तो मैं नहीं मैसेज दे सकता कुछ। जो मुझसे छोटे हैं, मुझसे कंटेम्प्ररी एज के होंगे, उनको ये कह सकता हूँ कि जैसे ये जो क्रिकेट का जो IPL है, इसमें जो खिलाड़ी हैं ये करोड़ों में खेलते हैं। तो भाई हम जो म्यूजिशियंस हैं, हमने क्या बिगाड़ा है भाई? हम तो आपको मनोरंजन करते हैं। और गेम में क्या होता है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, तो एक तरफ खुशी और इस तरफ हम लोग सिर्फ खुशी खुशी, इसमें विन ही विन है। हम भी, बजाने वाले भी खुश, सुनने वाले भी खुश। जो हमारे देश के जो लीडिंग कॉरपोरेट्स हैं, वो हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें म्यूज़िक से ही नहीं, हमारा जो डांस फॉर्म है, इतने सारे हमारे ये हिंदुस्तान जैसा कोई, हम लोग बोलते हैं ना विश्व गुरु, वो एक हिसाब से हमारे कल्चर की वजह से विश्व गुरु कहा जाता है। तो वो इस पर ध्यान दें, इन चीज़ों पे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, तो उन पे ध्यान दें, उन पे इन्वेस्ट करें। आप 50 करोड़ में अगर रोहित शर्मा को एंडोर्स कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, तो 1-8 लाख कोई आर्टिस्ट पे भी कर दीजिए। ये हम आपका मनोरंजन ही करेंगे, आपकी थकान दूर करेंगे। तो ये मैसेज हमारे जो इंडिया के कॉरपोरेट्स हैं और जो भी पर्सनैलिटीज़ है जो भारत से प्यार करते हैं, प्यार इसी को कहते हैं, देश से प्यार इसी को कहते हैं कि जो देशवासी है। अब देश कोई ये ईंट पत्थर नहीं है, देश क्या होता है, हम इंसान लोगों का देश होता है ना, यही देश है। तो देश के वासियों के लिए कुछ कीजिए। और आखिरी में हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मेरी लाइफ में जो इस बेला बहार को प्रमोट करके जो जादू किया है, तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर, कि ये जो मैं मैसेज दूसरों को दे रहा हूँ, ये मैं खुद कर पाऊँगा ऐसा मुझे लग रहा है। कि जो भारत के जो मुझसे भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको मैं थोड़ा सा प्रमोट कर सकता हूँ। ये बहुत ही डीप रूटेड बात कही है और डीप रूटेड मैसेज दिया आपने कि अगर हम कुछ लोगों पे इतना खर्च कर सकते हैं और वो जो जीत हार होती है फिर भी होता है, तो म्यूज़िक और ये जो हमारा आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट, ये एक दिस इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम इसको नॉट ओनली प्रिजर्व, फैलाएं। जी जी, इसको फैलाने की ज़रूरत है, प्रिजर्व ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिजर्व करने के चक्कर में मैं देखे चीज़ें वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। नहीं, मैंने जो अनुराज क्लासिकल बैंड का जो फॉर्मेशन किया, वो इसी वजह से किया। अब आप मेरे कॉन्सर्ट्स की अगर लिस्ट देखेंगे ना, तो मैं हर बार कुछ न कुछ, हमारे जो 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, वो तो परमानेंट है, देवानंद जी, प्रमोद भाई और अपने अयूब भाई, ये तो परमानेंट है। पर
जहाँ भी मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे किसी अच्छे आर्टिस्ट को देखता हूँ बजाते हुए, पर वो होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि जो मैं कुछ कंपोज करूँ तो वो बजा दे। तो ऐसे आर्टिस्ट को देखता हूँ तो मैं उनको अपने बैंड में इंक्लूड करता हूँ, और एक कोई एकदम फिक्स नहीं रखता हूँ, जो जो अच्छे हैं जहाँ भी मौका मिले। अभी मेरे साथ में विरासत फेस्टिवल में एक बहुत अच्छे सितारिस्ट है बुद्धादित्य मुखर्जी के, ध्रुव बेदी, उनको अपने साथ में लिया था। फिर हमारे अभी एक बहुत ही यंगस्टर हैं अभिषेक मिश्रा, उनको इस मोदी जी वाले प्रोग्राम में इंक्लूड किया। तो और बहुत जो जो अच्छे अच्छे तबला प्लेयर्स हैं, सितार प्लेयर, फ्लूटिस्ट हैं, तो उनको मैं इसमें अनुराज में इंक्लूड करता हूँ, और बस उनसे कोऑपरेशन की उम्मीद करता हूँ। आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी भी है जो एक्चुअल में अच्छा है, वो आपके साथ जुड़ भी सकता है ना। जी 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 हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बेला बार को आगे बढ़ाने में एक कदम आपने भी बढ़ाया है। नहीं, ये मेरी खुशनसीबी है, ये हमारी टीम की खुशनसीबी है कि आप आए और हम ये बेला बहार के बारे में, पंडित जी के बारे में और आपके बारे में भी हम ये इतनी बातें कर पाए। और दिस इज़ हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर चीज़ पे बात करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो खासकर हमारे जो धरोहर हैं क्लासिकल म्यूज़िक, उसमें से आई थिंक इट्स अ बेस। और मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, आई अंडरस्टैंड कि आर्ट आपको लिबरेट ही करता है, चाहे वो सुना जाए, देखा जाए या परफॉर्म किया जाए। जी जी। पर उसके लिए हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है, और समझने के लिए प्रमोट करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक वो प्रमोट नहीं करेंगे उसको वो ग्लैमर क्वोशंट नहीं मिलता। जब ग्लैमर क्वोशंट मिलता तो चीज़, जैसे बंदिश बैंडिट्स हुआ तो उससे क्लासिकल प्रमोट हुआ था। जी जी तो एक बिल्कुल। तरह से जैसे ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रमोट किया तो अब और प्रमोट होगा, अब लोग इसके बारे में और बात करेंगे। और हम कोशिश करेंगे, आशा करेंगे कि इस पॉडकास्ट के थ्रू भी ये मैक्सिमम प्रमोट हो और मैक्सिमम लोगों को पता चले। जी जी। तो आपको ये सुप्रीत सिंह शो पे आके कैसा लगा जी? सबसे पहले जब आप मुझे बाहर मिले, हम जब चाय पी रहे थे, तो आपकी आवाज़ सुन के मैं इतना प्रभावित हुआ कि ऐसा लग रहा था कि आपकी आवाज़ में कुछ पोइट्री मैं सुनता रहूँ, कुछ शायरी, पोइट्री। और फिर अगर गाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप गाना भी गाएं, थोड़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नहीं, ज़रूर। आपने मुझे काफ़ी ये मोटिवेशन दिया, आज एक प्रोत्साहन दिया है कि मैं अब रियाज़ को रेगुलर रखूँगा, और कुछ जल्द ही कोशिश करूँगा कि मैं अगर आपसे आशीर्वाद भी लूँगा। अरे मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, पर मैं आपको मुझसे जो हो सके वो थोड़ा सा गाइडेंस करने की कोशिश करूँगा। नहीं, वो बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।